रसिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब रसिया को भी सुपर पावर के रूप में माना जाता है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसके बाद में जो यूएसएसआर की जो हैसियत थी वो रसिया को मिली। उसके बाद भी यूएसएसआर तो एक बड़ा कंट्री था ही पूरे वर्ल्ड में, लेकिन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद भी रसिया आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। टेरिटरी के मामले अगर हम देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें, तो आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया ही है। और इसके अलावा हम जिस हम कह सकते हैं कि ये एक सुपर पावर है, क्योंकि इसके पास अपने जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है इतना बड़ा, तो रिसोर्सेज भी होंगे ही। तो नेचुरल रिसोर्सेज में ये पूरे तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। इसके अलावा एनर्जी के मामले में भी एक बड़ी शक्ति है ये। और जो स्पेस पावर है वो इसने अपनी खुद के, मतलब किसी से इसने बाहर से नहीं, बल्कि खुद की इसकी अपनी इन्वेंशन है, जो भी स्पेस में ये मिसाइल्स जो भी इसने भेजे हैं। क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम में ये यूएसएसआर यूएसए से कंपेयर कर रहा था और यूएसए को लगातार चैलेंज करता रहा था, यूएसए से आगे था कहीं। तो वो सारी चीज़ें अब रसिया के पास हैं। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास इसकी साइंटिफिक कैपेबिलिटी है। सेकंड बिगेस्ट मिलिट्री है इसके पास। मिलिट्री अगर सुपर पावर की बात करें मिलिट्री के मामले में, तो रसिया दूसरे नंबर पर आता है यूएस के बाद। और इसके पास एक अपना ग्लोबल एम्बिशन, ग्लोबल एजेंडा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर के मामले में देखें तो इसका जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में काफ़ी सरप्लस है और टॉप 3 फॉरेन करेंसी में आता है इसका। वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है ये। 2017 में इसने अकेले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से $20.5 बिलियन इसने अर्न किए। इतना जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो इसने एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा एनर्जी के मामले में भी रसिया काफ़ी आगे है। इसकी जो गज़प्रोम जो एनर्जी जनरेट करती है, उसका टोटल रेवेन्यू था $103.6 बिलियन। ठीक है, 2017 का ये डाटा है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली इकनॉमी है रसिया की भी। इसके अलावा डिफेंस में भी रसिया ने काफ़ी जो इसके आर्म्स हैं उनका एक्सपोर्ट ही करता है। और 2017 का ही डाटा है ये, $17 बिलियन इसने अर्न किए, जिसने अपने जो वेपन्स थे वो इनको सेल किया। तो नंबर 2 की स्थिति में है ये वेपन्स को सेल करने में। फर्स्ट में अमेरिका है, जिसका आर्म्स का जो कुल जो पोर्टफोलियो था वो था 45 बिलियन। तो मिलिट्री के जो वेपन्स हैं उनको भी सेलिंग के मामले में टॉप है ये। इसके अलावा रसिया ने जो पहले काफ़ी लेक था, काफ़ी पीछे था, उसको भी इसने काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया है। जो इसकी डिफेंस का जो क्षेत्र का जो फील्ड है, ठीक है। और इसने वंस कैश स्ट्रेप मिलिट्री मशीन एंड ए मासिव फाइनेंशियल बूस्ट, मोर इम्पोर्टेंटली फुल पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसने काफ़ी जो मिलिट्री के जो वेपन्स हैं उनको काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट उनको मिलता है, क्योंकि
एक पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो इसके पीछे काम करता है। पॉलिटिकल वहाँ पर क्राइसिस उस तरीके से नहीं है। पुतिन के पूरे हाथों में पूरी तरीके से कंट्रोल है वहाँ पर। तो इस तरीके से रसिया जो डिफेंस का जो फील्ड है उसमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। देखिए वेपन्स पर अगर खर्च करने का अगर देखें तो जीडीपी जो सबसे ज़्यादा जो खर्च करने वाले देश हैं उसमें रसिया टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में आता है। और 2012 से 17 में रसिया ने करीब 30,000 नए जो उन्नत आयुध और भारी सैन्य उपकरण, ठीक है, जो अपग्रेडेड जो वेपन्स थे उनको और मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे उनको परचेज किया। इसके अलावा ये टेबल है, इसमें हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड पावरफुल जो मिलिट्रीज़ हैं उनमें रसिया दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर अमेरिका है, उसके बाद रसिया दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा मिलिट्री पर जो जीडीपी का टोटल जो खर्च करने वाले में है फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो रसिया तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर पर ये दिख रहा है या ये एस्टिमेटेड की वजह से, क्योंकि एस्टिमेटेड में इंडिया 2030 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अभी की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया चौथे नंबर पर है, ये 65 है अभी, और ये 48 है इंडिया का। इंडिया जीडीपी का 2.3% खर्च कर रहा है और रसिया 5.4 मतलब 65 बिलियन डॉलर इसने खर्च किए हैं। तो इस तरीके से रसिया तीसरे नंबर पर आता है मिलिट्री पर एक्सपेंस के मामले में भी। इसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर मिलिट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रसिया 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। लेकिन पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे पास कितने ज़्यादा वेपन है। ज़्यादा मिलिट्री से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी हाई है। अमेरिका अपने मिलिट्री कम से कम यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉर हैं उसमें वो सक्सेस होता है, ठीक है। अगर वेपन की सेलिंग के मामले में देखें तो अमेरिका टॉप पर है। इसके अलावा जैसे गल्फ वार की हमने बात की, इराक़ में 2003 में जो उसने अटैक किया, इस सब में भी जो सबसे ज़्यादा जो वेपन्स जो यूज हुए वो अमेरिका के यूज हुए, क्योंकि इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन किसी और देश के पास नहीं थे। और उससे उसने बल्कि अर्न किया, क्योंकि एक्सपेंस सभी का होना था। 35 देशों से मिलकर से सेनाएं बनी थी। जैसे गल्फ वार की हम बात करें तो बाकी के पास उतनी हाई टेक्नोलॉजी के वेपन नहीं थे, तो बाकी सभी कंट्री को उसके बदले में पैसे देने पड़े अमेरिका को। तो इस तरीके से उसने एक फाइनेंशियल गेन किया बल्कि। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है कि उसके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रसिया उन टॉप कंट्रीज़ में शामिल है। पावरफुल कंट्रीज़ की मिलिट्री की अगर हम बात करें तो रसिया सेकंड नंबर पर आता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना मार्केट किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर पाए, उसका किस तरीके से आगे बढ़ा पाए, किस तरीके से वर्ल्ड की और कंट्रियों को वो लीड कर पाए। तो इसमें कहीं ना कहीं देखें तो रसिया जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है उस तरीके से हम रसिया को नहीं कह सकते हैं। चाइना अपना वन वर्ल्ड वन रूट बनाकर पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ रहा है, एक अपना रूट डेवलप कर रहा है और हर देश में अपनी पहुंच बना रहा है अपने प्रोडक्शन की। तो इस तरीके से अगर आज के दौर में अगर देखा जाए तो अगर हम यूएस को जो चैलेंज कर रहा है वो चाइना ही है। तो और इसके अलावा जो देश
अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रसिया से क्योंकि रसिया के अमेरिका से रिलेशन बहुत हेल्दी नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि उनके विचार आपस में उस तरीके से मैच नहीं करते हैं। तो उन देशों को जो अमेरिका के साथ आना चाहते हैं उनको रसिया से कहीं ना कहीं दूरी बनानी पड़ती है। तो इस वजह से भी रसिया को हम कह सकते हैं कि ये उसके मामले वो नेगेटिव कुछ पॉइंट्स हैं ये। लेकिन इसके साथ साथ जब हम कह रहे हैं कि एक मूल्य आधारित वैल्यू बेस्ड जो कन्फ्रंटेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसके बाद भी लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से एक जब हम ग्रोइंग की हम बात कर रहे हैं कि, और हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका को चैलेंज करने वाली और वे कंट्रियाँ, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं कि एक इमर्जिंग पावर के रूप में, ठीक है, डेवलप हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि रसिया का नाम उसमें हम ले सकते हैं। क्योंकि हम जैसे कि हम देखते हैं कि चाहे वो एनर्जी के फील्ड में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो जीडीपी में हो, तो रसिया दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। मिलिट्री में अपने जो वेपन्स हैं उनको सेल करने के मामले में हो, इंडिया भी काफ़ी जो है सपोर्ट करता है, शुरुआत से ही करता आ रहा है रसिया को, वहाँ से हम अपने वेपन परचेज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक डोमिनेशन वाला रोल प्ले रसिया कर रहा है और आगे कर सकता है। वहाँ पर जो एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी इसके लिए एक काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। पुतिन का जिस तरीके से वहाँ पर ये देखा जाता है या माना जाता है कि पुतिन जब तक जिंदा है तब तक वहाँ के रूलर हैं, तब तक वहाँ के शासक बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें रसिया को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उसको एक प्रभावी शक्ति, एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में, किस तरीके से चाइना एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में उभर रहा है। अमेरिका को लगातार ये चैलेंज कर रहा है, एक बड़ी सुपर पावर में भी अब इसका नाम गिना जाने लगा है। फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं जैसे कोरोना वायरस का चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ में उसने अपने यहाँ कंट्रोल किया, और जहाँ पूरे वर्ल्ड की जो इकनॉमी है वो डिक्लाइन हो रही है, तो ऐसे समय में ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हैं तो चाइना को एक सुपर पावर की ओर हम देख रहे हैं कि वो सुपर पावर की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। ये चाइना का मैप है। चाइना जो टेरिटरी के मामले में अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, ये इसका क्षेत्रफल है। और इसके अलावा देखिए 1949 में चीन में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। माओ की लीडरशिप में ये रेवोल्यूशन हुआ था। और जो उससे पहले जो चाइना में जो गवर्नमेंट थी उसके लोग जब रेवोल्यूशन हुआ तो वो भागकर जो है ताइवान चले गए, और काफ़ी लंबे टाइम तक और जो देश थे उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। जो चाइना में जो नई रेवोल्यूशन के बाद में नई गवर्नमेंट माओ की लीडरशिप में जो इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि ये साम्यवादी विचारधारा जो यूएसएसआर में थी वो उस विचारधारा पर आधारित, ठीक है, ये हुई थी। ये माओ हैं, इनकी लीडरशिप में रेवोल्यूशन हुआ था। और इस तरीके से पहले जो
एक फ्री इकनॉमी थी, डेमोक्रेसी की बात होती थी। लेकिन अब चाइना में स्टेट कंट्रोल वाली बात की गई कि अब जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी डेवलपमेंट का रास्ता होगा, वो सब स्टेट के कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो इसके बाद बहुत अच्छे खासे उस टाइम पर रिसोर्सेज भी नहीं थे इनके पास। तो इन्होंने जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उससे इसको काफ़ी हेल्प मिली। यूएसएसआर को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया था, क्योंकि यूएसएसआर भी चाहता था कि उसकी जो आइडियोलॉजी है उसका विस्तार हो। तो एक चाइना के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया था यूएसएसआर को भी, तो और चाइना को भी यूएसएसआर से काफ़ी सपोर्ट मिली। तो इस तरीके से जो पहले वहाँ पर जो एग्रीकल्चर बेस था, पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी जो कि इकनॉमी थी चाइना की, उसको उसमें हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया गया। तो इसके लिए एक रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, जिसमें चाइना उस टाइम पर काफ़ी पीछे था। तो इसके लिए बाहर से जो है टेक्नोलॉजी चाहिए थी और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो इसके लिए जो उनके पास डोमेस्टिक गुड्स थे उनका सहारा लिया गया, रॉ मटेरियल बाहर भेजा गया और उसके बदले में टेक्नोलॉजी या और जो रिसोर्सेज थे वो मंगाए गए, ताकि इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके अलावा जिन्होंने चीज़ें शुरू की, क्योंकि देखिए जब इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल में हो और हम कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिज्म में क्या होता है, जो मिनिमम जो नीड्स है लोगों की, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो स्टेट पूरी करता है। सभी को गारंटी दी जाती है एजुकेशन की, फूड्स की, या और जो मिनिमम जो नीड्स हैं वो उनकी पूरी की जाती है। तो चाइना में एम्प्लॉयमेंट की और जो सोशल वेलफेयर है वो लोगों की ज़रूरतें थी, उनको पूरा किया गया। तो इस तरीके से जो अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनसे चाइना काफ़ी आगे निकल गया। लेकिन हुआ ये कि इकनॉमी भी 5 to 6% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी, उसका जो ग्रोथ रेट था। लेकिन पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, उसका भी 2-3% जो उसकी दर थी बढ़ने की, पॉपुलेशन की। तो इस वजह से जो सिटीजन्स की जो डिमांड थी, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इससे भी वहाँ पर जो है समस्याएं बनी। तो इसके लिए इसके अलावा और जो इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप की गई थी वो भी उसके लिए एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं पैदा कर पाई। जो उसका एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ाई जा रही थी वहाँ पर उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो इन सारी चीज़ों से, पॉपुलेशन के बढ़ने से और ये जो प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हुई, इन सब से वहाँ की जो इकनॉमी थी, जिस तरीके से सोवियत संघ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उसी तरीके की प्रॉब्लम्स चाइना में पैदा होने लगी। और देखिए जो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो काफ़ी कम थी। इन सब वजहों के बाद फिर चाइना ने अपनी जो पॉलिसी थी उसको रिव्यू करना शुरू किया 1970 के डिकेड में। और फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि जो स्टेट कंट्रोल जो इकोनॉमी थी उसको प्राइवेटाइजेशन में लाने का इन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है, उसको जो इन्होंने आइसोलेशन वाली जो पॉलिसी अपनाई हुई थी, अलगाववाद वाली, कि हमें जो बाहर की जो कंपनियां हैं उनको नहीं आने देना है, बाहर से का जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने यहाँ पर नहीं होने देना है। ठीक है, सिर्फ अपने देश की जो इंडस्ट्री है उनको ही बढ़ावा दिया जाएगा। इस सारी पॉलिसी से हटकर उन्होंने फिर 1972 में ये डिसीजन लिया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अपनाने का। ठीक है, और इन्होंने उसके लिए कैपिटलिज्म के लिए जो सबसे
जो आगे जो बात करता था वो था यूएस था इसमें सबसे आगे। तो इन्होंने यूएस से रिलेशन अपने आगे बढ़ाने शुरू किए और इसके लिए इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। उस टाइम पर जो वहाँ के जो लीडर थे वो थे प्रीमियम जो एल लाई, और इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी को प्रपोज किया, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, इन 4 सेक्टरों में इन्होंने 1973 में ओपन डोर की पॉलिसी इन्होंने अपनाई। और इससे आगे बढ़ते हुए 78 में जो लीडर थे वहाँ पर डेंग सियोपिंग, इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना में इन्होंने ये लेकर आए। ठीक है, तो ये ओपन डोर का मतलब यही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने रास्ते खोल दिए और फिर चीन में एक नई शुरुआत होती है, जो कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसके तो बिल्कुल ही खिलाफ था ये। देखिए, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने की, इन्होंने इकोनॉमिकली जो लिबरलाइजेशन का या प्राइवेटाइजेशन का जो एस्पेक्ट है, इन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स में अपनाया था, ना कि पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में यहाँ पर डेमोक्रेसी की शुरुआत नहीं की गई, आज भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर लोग अपने मर्जी से अपने लीडर्स को नहीं चुन सकते हैं। कोई वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पार्टी बनाकर आप सत्ता में आ सकते हैं, उसकी आज़ादी वहाँ के पर लोगों को नहीं है। तो पॉलिटिकल नहीं था, ये सिर्फ इकोनॉमिकली चेंज था। जो प्राइवेटाइजेशन जो अपनाया गया था, मॉडर्नाइजेशन का जो था, ये इकोनॉमिक सेक्टर के लिए था सिर्फ। और इस वजह से चीन आज काफ़ी आगे भी बढ़ गया है। आगे देखते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ा है। इसके अलावा चीन ने, देखिए, ये जो प्राइवेट सेक्टर जो अपनाया, प्राइवेटाइजेशन जो उन्होंने फॉलो किया, ये स्टेट कंट्रोल में था। मतलब स्टेट के द्वारा इसको आगे लाया गया था। रसिया में क्या हुआ था, यूएसएसआर में क्या हुआ था, यूएसएसआर में जब 91 में डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ख़त्म हो गया था और वहाँ पर सब कुछ अचानक से हुआ, जो कि गोर्बाचोव ने नहीं सोचा था। या उसके बाद में जो येल्त्सिन बने, कोई वो उसको लीड नहीं कर पाए ठीक से। उनको नहीं पता था कि मतलब एकदम से ये जो चेंजेस होंगे उसके लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, शॉक थेरेपी वगैरह के बारे में जो हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन ऐसा चाइना में नहीं हुआ। इस तरीके की प्रॉब्लम्स चाइना में क्रिएट नहीं हुई। जिस तरीके से रसिया में एकदम से वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन हो गई, जो वहाँ की जो करेंसी थी रूबल, वो बहुत डाउन हो गई थी एकदम से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना चीन को नहीं करना पड़ा। चीन में सारा कुछ बड़ा सिस्टमेटिक हुआ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने अपने तरीके से किया। ठीक है, कि गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेबल थी। और इसके अलावा 82 में जो एग्रीकल्चर था उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। उसके बाद में 98 में इंडस्ट्री का पूरे तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो इसमें जो राज्य की जो भूमिका है, गवर्नमेंट की जो रोल प्ले है, वो सेंटर में है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है पूरी तरीके से। ठीक है, और वो आज भी वैसे ही है और उसी तरीके से वहाँ पर चल रहा है। देखिए, चीन में जो प्राइवेटाइजेशन ये फॉलो किया गया, अपनाया गया, इसके क्या प्रभाव इसका पड़ा। इसका प्रभाव बहुत पॉजिटिवली इनकी इकनॉमी पर पड़ता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल इनकम बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में ही फास्टर रेट, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ में इनकी जो इकनॉमी है, दोनों ही सेक्टरों में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है। और जो व्यक्तिगत जो बचत है, पर्सनल सेविंग है, वो भी रूरल इकनॉमी में उसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। ठीक है, रूरल इंडस्ट्री ने काफ़ी तेज़ी के साथ विकास किया है। इसके अलावा इन्होंने 2001 में WTO की मेंबरशिप भी ली, जिससे इनकी जो इकनॉमी है वो और तेज़ी के साथ में आगे बढ़ी है।
उसको और ज़्यादा मजबूती मिली है। इसके अलावा चीन ने अपनी इकनॉमी को डीपली वर्ल्ड की इकनॉमी से जोड़ दिया है और इसके लिए वो और तरह तरीके के रास्ते अपना रहा है। इसके लिए उसने इंटीग्रेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया है और वो अपना जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी इकनॉमी है वो ग्रो कर रही है 14 गुना, ठीक है, 14 टाइम्स वो आगे बढ़ रही है। जबकि यूएस की हम देखें तो वो सिर्फ 2 गुना ही आगे बढ़ रही है, ठीक है, 2 टाइम्स आगे बढ़ रही है, बल्कि चाइना की 14 टाइम्स। तो इस तरीके से चाइना बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके लिए उसने एक वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी उसने अपनाई है, जिसको जो शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, ये उनके दिमाग की उपज थी और ये काफ़ी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है चीन की, जिसमें पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप का एक रूट बना रहा है चाइना, जिससे इन जगहों पर बहुत आसानी से वो अपना माल भेज सके, अपना माल खपा सके। उसके लिए कनेक्टिविटी वो तैयार कर रहा है। इस मैप से आप इजीली समझ सकते हैं, पहले भी हमने बात की है इस बारे में। ये जो है इधर ये एशिया से लेकर ये सी रूट है, ये वाला जो है, और यहाँ पर ये सिल्क रूट इसको बोला जाता है। ये पूरे तरीके से इसमें पूरा अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और ये यूरोप तक ये पूरा तरीके से इसने इसको कवर कर दिया है। और ये वाला जो है रूट है, ठीक है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, सभी में ये रूट इसने जो है डेवलप किया है। तो इस तरीके से भारत के लिए भी चिंता का विषय है ये, और पूरी तरीके से उसने ये अपना ये जो है ये तैयार कर दिया है। तो बहुत फास्टेस्ट तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है। देखिए, मिलिट्री के मामले में भी चीन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और जो पहले से जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसमें किस तरीके से आगे बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए, इस तरफ चाइना काम कर रहा है। तो वेपन की जो एडवांस जो वेपन है उनकी डेवलपिंग तेज़ी के साथ कर रहा है। इसके अलावा किस तरीके से यूएस का जो बैटलफील्ड से जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया जाए, इस तरफ वो आगे बढ़ रहा है। और लॉन्ग रेंज के जो वेपन्स हैं उनको बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो इस तरीके से चाइना बहुत तेज़ी के साथ मिलिट्री के फील्ड में भी आगे काम कर रहा है। अमेरिका के डिफेंस रॉबर्ट ओवर के डिप्टी सेक्रेटरी हैं ये, उनका ये कहना है कि चाइना सीक्रेट वेपन डेवलप कर रहा है। इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, एडवांस स्पेस वेपन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलीगन्स, हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स हैं। तो इन सब में तेज़ी के साथ चाइना काम कर रहा है, अमेरिका को सीधे चैलेंज कर रहा है। ये एक टेबल है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका से वो आगे है कई मामलों में। मिलिट्री पर्सनल के मामले में अगर हम देखें तो ये जो चाइना की फ़िगर दी हुई है, ये चाइना की फ़िगर अमेरिका से कहीं ज़्यादा है मिलिट्री पर्सनल के मामले में। और कॉम्बैट टैंक्स के मामले में देखें तो यहाँ भी डबल से भी ऊपर जाता है चाइना अमेरिका से के कंपेयर में। और नेवल एसेट के मामले में भी चाइना काफ़ी आगे है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाइना बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ा है आगे, और अमेरिका जिसको हम वर्ल्ड पावर कहते हैं उसको, चाहे वो जीडीपी का मामला हो, चाहे वो मिलिट्री का मामला हो,
हर सेक्टर में वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट के साथ साथ चीन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर काफ़ी बढ़ा है क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जो लोगों की जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ पर जो विमेंस की जो कंडीशंस हैं, जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है, वो आज भी जो यूरोप में कभी 18th-19th सेंचुरी में हुआ करता था वैसे ही बैड कंडीशन में है, उनसे ही आज हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन काफ़ी हुआ है। जब डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, तो इन्वायरमेंट का इश्यू भी सामने आया है। करप्शन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रूरल और अर्बन में वो भी बढ़ी हैं, और जो कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस हैं उनमें एक इनइक्वालिटी देखी जा रही है। जो समुद्री जो क्षेत्र जो तटीय जो क्षेत्र हैं उनमें, और जो अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो अर्बन के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो इनकम का जो रेशियो है ये अर्बन का है, और ये नीचे ये वाला जो है रूरल का है, तो एक बड़ी गैप है। ठीक है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं या ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि जो उनकी जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन है, और बहुत तरीके की ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को। इसके अलावा देखिए वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। शायद यही एक बड़ा कारण बना ये जो कोरोना वायरस का था, वहाँ पर अभी भी वो अपने डाटा छुपा रहा है कि कितने लोग एक्चुअल में मारे गए। ठीक है, आए दिन एक नया डाटा सामने लेकर आता है वो, कि अब उसने डाटा में बढ़ा दिया है कि नहीं इतने लोग मारे गए थे। और ये जो बीमारी है, ये जो इश्यू था, इसको काफ़ी लंबे टाइम तक उसने छुपाए रखा लोगों से। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर क्या चल रहा है एक्चुअल में वो सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि मीडिया को उस तरीके से आज़ादी नहीं है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती हैं। हमारे देश में, अमेरिका में जिस तरीके से मीडिया को आज़ादी है, लोगों को आज़ादी है बोलने की, वैसा वहाँ पर नहीं है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है, और ये कहा जाता रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसको चाइना वायरस भी काफ़ी कंट्रीज़ ने लोग या बोलते हैं उसको ऐसा, कि और देशों में जो गया है ये चाइना से ही गया है और पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि चाइना डेवलपमेंट की तरफ तो आगे बढ़ा है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है मिलिट्री में, जीडीपी में, इकनॉमी। लेकिन इसके साथ साथ और भी तरीके की समस्याएं ने जन्म लिया है, और भी तरीके की समस्याएं हैं जिनका चाइना जो है फेस कर रहा है।